सर आपने HIL कब ज्वाइन किया? 15 सितंबर 2015। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा HIL के बारे में भी, और आपका HIL में अभी तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स ये ऑर्गेनाइजेशन जब भी बना था 1954 में, बेसिकली ये बना था डीडीटी के लिए, मलेरिया इरेडिकेट करने के लिए। लेकिन समय जैसा जैसा बीतता गया, फिर इस कंपनी ने एग्रोकेमिकल डिवीज़न में अपना पैर रखा। एग्रोकेमिकल में इसका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता था, वो है एंडोसल्फान, हिल्डान। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी बैन कर दिया तो तभी कंपनी का ऊपर थोड़ा संकट आई, जिसको लेते हुए कंपनी दोबारा फिर अपना पैर पे खड़ा हुआ और उन्होंने सीड डिवीज़न में अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन किया। तो अभी ये कंपनी का कुल मिला के टर्नओवर 350 करोड़ है, जिसमें हम सीड्स का भी करीबन 40 करोड़ का बिजनेस पिछले साल किए हैं। इस साल करीबन 45 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। डीडीटी हम बाहर का देश में भी भेजते हैं, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ में, सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भेजते हैं। इसके अलावा हमने डोमेस्टिक फ्रंट में भी डीडीटी काफ़ी सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी मेरा ये कंपनी में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी सफ़र रही कि हम लोगों ने फर्टिलाइज़र में भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, जो हमने ये मार्च में NFL और RCF, नेशनल फर्टिलाइज़र और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र का साथ MOU किया। MOU करने का बाद अभी हमने यूरिया मार्केटिंग बंगाल और उड़ीसा में शुरुआत की है। ओके सर, अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है HIL के साथ? HIL में मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। इस कंपनी को आगे लेने के लिए बहुत ही अच्छा दिशा है और बहुत ऊपर ये कंपनी जा सकती है। इसको भारत सरकार का भी मदद काफ़ी रहा, और जैसा हमारे PM साहब का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो विज़न है मेक इन इंडिया, आपको जानकारी करके ये खुशी होगी कि एक ही कंपनी है पूरा वर्ल्ड में जो कि डीडीटी बनाती है। सारा वर्ल्ड में एक ही कंपनी को आपको WHO ने मान्यता दिया हुआ है जो मलेरिया के लिए डीडीटी बनाती है। और आज की तारीख में सही में जो मेक इन इंडिया है, ये रियल मेक इन इंडिया बन रहा है इस कंपनी का साथ, जो कि हम सारा वर्ल्ड में हम अपना डीडीटी को सप्लाई करने जा रहे हैं। सर मुझे थोड़ा सा बताइए कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड के जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, और फार्मर्स कैसे उनसे बेनिफिट ले रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड का मेजर जो एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो उसमें योगदान है, जैसा हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, जिसमें आपका हमारा इसका विशेषकर इसका 3 प्लांट है। मैं पहले आपको प्लांट के बारे में बता दूं। इसका 3 प्लांट है, जो कि शुरू होता है साउथ में कोचीन से, फिर आपका नॉर्थ में भटिंडा में है एक प्लांट, फिर आपका महाराष्ट्र रसायनी में, जो कि बॉम्बे का पास में है, वहाँ बनता है। तो हम बेसिकली आपका जो अभी ग्लाइफोसेट जो वीडिसाइड सेक्टर में है, वो हम बनाते हैं आपका कोचीन प्लांट में, जिसका एक ब्रांड इमेज बहुत अच्छा सा बना हुआ है। और मैं ये बता के आपको बोलूँ कि ये एकमात्र ही पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल सेक्टर में ये एकमात्र ही सरकारी कंपनी है जो कि बाकी सारे 95% जो है सारे प्राइवेट सेक्टर का साथ इस कंपनी मार्केटिंग कर रहा है। तो फार्मर का पास इसका जो सरकारी कंपनी का कारण जो क्वालिटी है, वो सबसे बड़ी इसका अवेलेबिलिटी है कि फार्मर का पास उसका क्वालिटी को लेके एक कॉन्फिडेंस है, जिसका कारण ये कंपनी अभी तक जो भी मटेरियल फार्मर का पास लेके जा रहा है, इस क्षेत्र में सबसे अच्छा क्वालिटी प्रदान करने में समर्थ रहा है, जिसको लेके आज फार्मर का हम दे रहे हैं। ओके सर, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड की ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस कैसी है, कैसे फार्मर तक पहुंच रहा है? देखिए, हमारा हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स का सारा डीलर्स नेटवर्क, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है, हमने आपका केरला से लेकर हमारा प्रेजेंस पूरा जम्मू तक है। हर क्षेत्र में हमने सप्लाई किया है।
और रिसेंटली हम अगले पिछले महीने हमने गुवाहाटी में भी, आसाम में भी अपना ऑफिस खोला हुआ है, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट का पूरा अंत तक हम अपना प्रेजेंस दे सकें। तो इसको देते हुए अभी हम हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का थ्रू अपना मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो रिटेलर का पास जाता है, फिर रिटेलर से वो फार्मर का पास जाता है। सर सीड सेक्टर में सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि हाइब्रिड्स की तरफ भी जा रहे हैं या अभी ओपी में ही इन्वॉल्व है? अभी मैक्सिमम हम जो कर रहे हैं हम ओपी में ही इन्वॉल्व है। अभी हाइब्रिड भी हमारा इस 16-17 का प्लान में है। हम जैसा वेजिटेबल्स में थोड़ा मेज में भी हम हाइब्रिड में जाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ भी हमारा एक MOU होने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम हाइब्रिड सेक्टर में इसको लेके जा रहे हैं सीड्स को। सर किसानों के सामने अक्सर समस्या ये रही है, जैसे कि यूरिया जैसे खाद हैं तो बड़े पैकेट्स में होते हैं अक्सर, तो क्या मतलब इनको छोटे पैकेट में लेने के आने की कुछ ऐसी प्लानिंग कुछ? देखिए, छोटे पैकेट में यूरिया को लाने का बीच में भारत सरकार का पास आया था, आपका प्रपोजल भी आया था, लेकिन यूरिया का जो यूज़ देखते हुए किसानों का पास में, तभी इसको 50 kg से घटाकर 25 kg करने के लिए एक प्रपोजल अभी भी पेंडिंग है। तो ये यूरिया का पैकिंग हम चाहेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक भारत सरकार का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में वो हमको परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें मैं एक अच्छा बात आपको बताना चाहूँगा कि ये सरकार आने का बाद और हमारा प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता का कारण यूरिया, अभी जो नीम यूरिया में हम लोगों ने 100% सारा भारतवर्ष में इसको बनाया गया है। आज हर एक किसान इससे लाभदायक बन रहा है और यूरिया का सही इस्तेमाल जो कृषि क्षेत्र में होना चाहिए वो आज देखिए यूरिया कहीं पे भी शॉर्टेज नहीं है। आप सही में देखेंगे कि पिछले 1 साल में कोई ऐसा, मैं बहुत सारे राज्यों में गया हूँ, कहीं पे भी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप एक भी कभी कंप्लेंट नहीं मिला कि यूरिया अवेलेबल नहीं है। ओके सर, मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि जो हमारे भारतीय किसान हैं, हालांकि अक्सर ये कहा जाता है मीडिया में भी और चीज़ों में भी कि भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, अभी इस साल का अगर 16-17 का हमने अपना वित्त मंत्री का बजट को लेके चलेंगे तो देखा जाएगा कि इस बार पहली बार भारतवर्ष का हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा रूरल सेक्टर को मान्यता दे के बजट बना है, जो कि बजट में कभी ये हम लोग को पिछले वर्षों में दिखाई नहीं दिया। अभी जो दिखाई दिया है उसका हिसाब से अभी लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में फिर जो किसान का जो आर्थिक मानदंड है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस बार का जो बजट देखते हुए लगता है कि गवर्नमेंट का दिशा जिस धारा में जा रहा है वो धारा में आगे का दिन में किसान का आर्थिक मानदंड जरूर विकास करेगा। तो सर जैसे कि HIL एक गवर्नमेंट बॉडी भी है, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए HIL का क्या एनरोलमेंट रहेगा, इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए, हमने तो अभी जैसा आपको पता है, हम जैसा एग्रोकेमिकल सेक्टर में एग्रोकेमिकल सेक्टर में आज की तारीख में ये जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्पूरियस मटेरियल, बहुत डुप्लीकेट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जिससे किसान का नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचता है। तो हमने इसको लेके हमने एक अवेयरनेस ड्राइव अभी क्रिएट किया है। हर किसान का हर एरिया में, हर गांव में 5 गांव को मिलाकर हम लोग आपस में एक कृषि मीटिंग रखे हैं, जिसमें कि हम हर एक प्रोडक्ट का किस ढंग से किसान को सच्चा ढंग से क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा उसको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि किसान को पता चले कि कैसा मेरा जो पैसा मैं दे रहा हूँ हर एग्री इनपुट खरीदने के लिए उसका सच्चा इस्तेमाल किया जाए। तो वो हमारा टीम ऑलरेडी काम पे लगी हुई है और हम इसका एक रोड मैप बना के आगे जा रहे हैं। इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, कंपनी जैसा मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का आर्थिक टर्नओवर जो है 350 करोड़ इस साल हुआ है, लेकिन कंपनी इस 16-17 में 500 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा है, जिसमें हमको भारत सरकार से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट का भी लाइसेंस प्राप्त हो गया है। तो हम MOP, DAP सारे
अगले यही वर्ष में, अगले वित्त वर्ष में 16-17 में हम व्यवसाय करने जा रहे हैं। यूरिया तो हम दूसरे कंपनी का साथ भी किए हैं। इसका अलावा हमने एक बाकी सारे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट डीडीटी हमने एक लॉन्ग लास्टिंग नेट, मॉस्क्यूटो नेट, जिससे कि आपका मच्छर बैठने से ही मर जाएगा, तो उसी तरह का एक नेट डेवलप करने जा रहे हैं जो कि भारतवर्ष में हमारे एक अच्छा मान्यता प्राप्त होगा और हम सारा वो पृथ्वी में ये सप्लाई करने का स्थिति में आएंगे। वो भी इस साल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो कंपनी उसी हिसाब से 500 करोड़ का तो टारगेट 100% अचीव करेगा, लेकिन मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि अगर उससे ऊपर भी हम जाके पहुँचेंगे। कि 350 करोड़ में कृषि क्षेत्र में कितना आपका ये हिस्सेदारी है? अगर आप 350 क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को लेके चले तो हम 128 करोड़ सिर्फ डीडीटी में करते हैं और 30 करोड़ एक्सपोर्ट। ये 150 करोड़ अगर माइनस कर दे तो हम 200 करोड़ का कृषि क्षेत्र में योगदान करते हैं। ओके सर, फाइनली मैं जानना चाहूँगा किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एचआईएल की ओर से? किसानों को हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि किसान को हो सकता है कि आज की तारीख में ये जो दवाइयाँ आपने देखा होगा, पंजाब में आपका एक कॉटन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि गलत दवाइयाँ छिड़कने का वजह से। तो किसान को मैं यही बोलूँगा कि वो कोई दूसरा कंपनी का प्रलोभन में ना आए, छोटा कंपनी का प्रलोभन में ना आए, जिससे उनको ये लगे कि ये इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, इसीलिए वो दवाई को लेके बहुत सारे कंपनी आ रहे हैं बाज़ार में जो कि इसी तरह का बेच के छोटा मतलब शॉर्ट टाइम में ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। तो वो उसका प्रलोभन में ना आके एचआईएल का तरफ से मैं यही बोलूँगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट का ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आज की तारीख में कृषि बहुत सारे जो है एक कॉस्टली अफेयर बन गया है। पहले जो कृषि क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट जितना होता था, आज उसका 3 से 4 गुना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो किसान को हर चीज़, हर एग्री इनपुट में उसको ताल ठोक कर मतलब एकदम गारंटी चीज़ और क्वालिटी चीज़ आजमाना चाहिए, जिससे कि उसका फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको ना हो। यही मेरा ये रहेगा। और इस देश में भरोसा रखें और ज़रूर कृषि में प्रगति होगा और हो भी रहा है।